हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं सैम्पल पेपर साइंस का सेकंड टर्म के लिए क्लास 10th के लिए साथ में सॉल्यूशन के साथ। तो इसमें जो ये रिलीज़ हुआ है सैम्पल पेपर और इसका पूरा फॉर्मेट है आपका कि सेकंड टर्म में आपका कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर। तो टोटल 40 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। एंड सेक्शन फर्स्ट है उसमें आपके 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और बी सेक्शन में होंगे 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। एंड जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। सो सेक्शन 1 है, उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा पीरियोडिक टेबल से। और इसमें क्वेश्चन क्या है पहले आप देख लेना कि एक एलिमेंट है P जिसकी कन्फिग्रेशन दे रखी है 2 and 6। फिर दूसरा है हमारा Q, उसकी कन्फिग्रेशन दे रखी है 2, 8, 1। और तीसरा है हमारा R जिसकी एक कन्फिग्रेशन दे रखी है 2, 8, 7 यानी कि क्लोरीन हो गया ये हमारा। और S हो गया, इसकी कन्फिग्रेशन दे रखी है हमारी 2, 8, 8 यानी कि हमारा कैल्शियम हो गया। सो गाइज ये हमारे एलिमेंट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन। अब आता है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो ऐसे बॉन्ड जो कि शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में पॉसिबल होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा जिसमें 5 से 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली वो रिलीज़ नहीं करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके बजाय वो शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने की पॉसिबिलिटी एक पी में है और एक आर में है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा पी और आर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म अ सेवल कंपाउंड गिव सुटेबल रीज़न। तो गाइज क्योंकि गाइज क्या होता है, कार्बन ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। और ये क्यों करता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। तो यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, यानी कि वो एक तरह का वर्सटाइल कंपाउंड एलिमेंट होता है जो ज़्यादातर एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। और उसकी प्रॉपर्टी होती है एक कैटेनेशन यानी कि वो काफ़ी लंबी लंबी चैन बनाता है अगर कंपाउंड की बात करें तो उसके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। तो आपको ये रीज़न लिखना होगा कि कार्बन हैज़ अ वैलेंसी 4 और अ टेट्रावैलेंसी या फिर कैटेनेशन। ठीक है, तो ये वैलिड रीज़न है, आप दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स में आप एक मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी पीरियोडिक टेबल से है। इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड से रिलेटेड है। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि कौन से एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड। तो यहाँ हमारा दे रखा है एक W, एक दे रखा है Y और एक दे रखा है Z। तो गाइस ये क्योंकि ये राइट साइड में आता है, ठीक है, और ये आता है हमारा लेफ्ट साइड में। और आप देखेंगे कि जो ये Z है, Z बेसिकली क्या होगा हमारा, कौन सा एलिमेंट हो सकता है, जो इसकी कन्फिग्रेशन होगी, ये कन्फिग्रेशन होगी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये हमारा क्या होगा, फ्लोरीन होगा। ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन हो गया। आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ कौन सा एलिमेंट आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। देखो ये फ्लोरीन आ रहा है, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारी 2, 7 होगी। तो ये तो क्या करेगा, ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ये शेयर करके कंपाउंड बनाएगा। और ये किसके साथ बना सकता है, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा Y, यानी कि सल्फर के साथ। ठीक है, तो कौन से 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, Y और Z। तो इसका आंसर Y और Z होगा। ठीक है, अब इसमें बताना है कि बिटवीन 2 एलिमेंट्स W और Z में, बिटवीन W और Z में कौन बिगर होगा। तो ये तो आपको आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम लेफ़्ट से नहीं, ऊपर से नीचे जाते हैं, जब ऊपर से जाते हैं तो क्या होता है, साइज क्या होता है,
इंक्रीज़ करता है क्योंकि क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो बढ़ते चले आते हैं, तो उससे क्या होता है, रेडियस बढ़ती चली आती है। यानी कि अगर हम बात करें डब्ल्यू और जेड की, तो जेड ऊपर है और डब्ल्यू नीचे है, यानी कि उसके एक सेल ज़्यादा होगा, दो सेल ज़्यादा होंगे, यानी कि उसका रेडियस ज़्यादा होगी तो उसका एटम बड़े होंगे साइज में, तो यानी कि डब्ल्यू हमारा आंसर होगा। तो यहाँ भी डब्ल्यू दे रखा है, रीज़न क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ट्रेस द पाथ अ मेल गैमेट्स टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होते हैं, ये हमारे फीमेल सेल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं, और वैसे ही सो फीमेल गैमेट्स क्या हो गया हमारा, ओवरी एग हो गया, और मेल गैमेट हो गया हमारा क्या, स्पर्म हो गया। सो व्हेन मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द पेनिस, तो आपको बताना है कि वो कैसे क्या क्या पाथ को अपनाता है टू रीच ओवरी एग। सो सबसे पहले क्या है हमारा इसमें, मेल गैमेट ट्रेवल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड एंड द पाथ विच इट टेक्स टू फर्टिलाइज। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। टू फर्टिलाइज फीमेल गैमेट यानी कि एग इज वजाइना एंड यूटेरस एंड फॉलिपियन ट्यूब एंड रिजल्टिंग इन अ जाइकोट। ठीक है, एंड अल्टरनेटिवली एक्सेप्ट the label figure of the human female reproductive system indicating the passage of the sperm from the vagina to uterus and then to fallopian tube for a fertilization resulting a zygote। यानी कि आप डायग्राम भी बना सकते हैं या फिर आप पूरा बता सकते हैं, पाथ बता सकते हैं लिख के भी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। सो ये कितने मार्क्स का है टोटल, ये एक मार्क्स का है। ये है गाइस आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये 1.5 मार्क्स का है, और नीचे वाला 1 मार्क्स आधा मार्क्स का है। सो ठीक है, और अब इसमें बोला है स्टेट द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन जाइगोट। तो जाइगोट में क्या कितने परसेंट होते हैं सेट उसके क्रोमोसोम्स के। जाइगोट कहाँ से खुल गया, तो कहाँ है, हाँ, जाइगोट हैज़ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अल्टरनेटली आप ये भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कितने हैं, और इसके आधे मार्क्स होंगे अल्टरनेटली एक्सेप्ट 2 एन। ठीक है, तो एक जाइकोट एन क्या है हमारा, बेसिकली एन बेसिकली है नंबर ऑफ जाइकोट, और 2n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो ये फॉर्मूला दे रखा है। अब आता है हमारा, राजेश ऑब्जर्व टू पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ अ ब्रेड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है हमारा बायो से रिलेटेड, बायो किससे, केमिस्ट्री से है शायद। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, और इसमें क्या बताना है कि राजेश को एक ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास होता है, उसे कहाँ मिलता है, ब्रेड पे। ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन नहीं हो जाता तो ज़्यादा दिन तक रहता है। तो आपको बताना है कि इसके लिए कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये जो ये काई जम जाती है, या फिर जो होता है ना हरा हरा सा हो जाता है ब्रेड अगर ज़्यादा दिन तक रखते हैं, तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से होता है, तो आपको बताना है। तो ये किसकी वजह से होता है, ठीक है, सो ये जो होता है किसकी वजह से होता है, द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन द स्टील पीस ऑफ द ब्रेड इज ड्यू टू द ब्रेड mold rhizopus and which reproduce by the spore formation। यानी कि ये किसकी वजह से होता है, rhizopus की वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से। यानी कि ये कन्वर्ट होते हैं हज़ारों से 10,000 फिर लाख्स में ऐसे कन्वर्ट होते हैं, और इससे एक फॉर्मेशन बढ़ता चले जाता है। ठीक है, किसी भी सड़े हुए चीज़ पे। ठीक है, और फिर उसका आता है नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो हाइफा क्या है, हाइफा एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर अ वेजिटेटिव पार्ट एंड टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जिया आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपको रटने होंगे या समझने होंगे, पढ़ने होंगे, आप देख लेना इसके आंसर। मैं आपको PDF की लिंक दे दूंगा गाइज इनकी, तो आप यू कैन चेक इट आउट। अब आता है हमारा नेक्स्ट, in a field A, the reason for the parental trait in the consecutive generation of the offspring is self pollination। ठीक है,
एंड इन फील्ड बी अ वेरिएशन ऑफ सीन टू अकर बिकॉज ऑफ द, तो इसमें बताना क्या है, तो यहाँ है देखो, तो मैं आंसर पढ़ रहा हूँ बस। मस्टर्ड आर ग्रोइंग इन अ टू फील्ड, ठीक है, मस्टर्ड उग रहे हैं दो फील्ड में, ए एंड बी में। तो वाइल ए प्रोड्यूसेस अ ब्राउन कलर्ड सीड एंड बी प्रोड्यूसेस अ येलो कलर सीड, सो इट वाज ऑब्जर्व दैट द फील्ड ए, यानी कि मस्टर्ड दो फील्ड में उगाए जा रहे हैं, तो फील्ड ए में जो सीड का कलर है वो ब्राउन है और उसमें दूसरे वाले में ग्रीन येलो है, येलो कलर सीड है। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट द ऑफस्प्रिंग शोड, फील्ड ए में द ऑफस्प्रिंग शोड ओनली द पेरेंटल ट्रेट फॉर द कंसेक्यूटिव जनरेशन वेयर इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग शोड द वेरिएशन इन द प्रोजेनी। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर है जो फील्ड ए है, फील्ड ए में क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जो मेल गैमेट है यानी कि मेल सेल है वो फीमेल सेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, यानी कि एक ही, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सपोज ये हमारा प्लांट है, ठीक है, और यहीं हमारा इसी प्लांट में दो फ्लावर है हमारे, और एक में मेल सेल्स है और इसी में दूसरे फ्लावर्स में हमारा फीमेल सेल है, तो ये क्या होगा, ये जो ट्रांसफ़र होगा मेल सेल्स का फीमेल सेल्स तक, वो उसे कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। तो यानी कि जो ये ब्राउन कलर आ रहा है फील्ड ए में, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि फील्ड ए में क्या हो रहा है, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, और दूसरा फील्ड बी में हो रहा है ये क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि दो प्लांट है, ठीक है, एक में है, एक फ्लावर में है हमारा फीमेल सेल और दूसरा में है हमारा मेल सेल, ठीक है। तो ये दो अलग डिफरेंट प्लांट है, तो जो पॉलिनेशन हो रहा है ये कुछ ऐसे हो रहा है, यानी कि यहाँ मेल से फीमेल सेल तक पहुँचेगा, तो इसकी वजह से जो ये कलर वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये रीज़न देना है। सो अब आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल laboratory and a scroll of a wire is mounted on an axle between the poles of the horseshoe magnet as illustrated। यानी कि एक स्कूल लेबोरेटरी में एक सिंपल मोटर बनाई जाती है, कॉपर वायर इज माउंटेड ऑन द एक्सेल, कॉपर वायर को एक्सेल पे माउंट किया जाता है बिटवीन द पोल्स कहाँ हैं उसके, अच्छा, बिटवीन द पोल्स ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट, यानी कि ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इनके बीच में एक कॉपर वायर का ये दे रखा है, ये कॉपर वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर लाया जाता है और इसमें बता रखा है कि इन द अबव एग्जांपल कॉइल ए बी सी डी इज़ अ हॉरिजॉन्टल एंड बैटरी कनेक्टेड एज फॉलो। तो यानी कि जो कॉपर है कॉइल है ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। सो आपको बताना है फॉर दिस पोजीशन द स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो गाइस क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, हॉरिजॉन्टल है, और अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की, तो अगर आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पे चलते हैं एक बार, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है, इस पे चलते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन है हमारी हॉरिजॉन्टल में, यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा करंट की डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल में है, तो हमें बताना है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड की तरफ। अगर हम करंट को कैसे, हॉरिजॉन्टल है ना, एक मिनट वापस चलते हैं। इसके लिए कौन सा यूज़ होगा, करंट की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसके लिए एक बार राइट वाला देखते हैं। सो यानी कि गाइस जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के हिसाब से होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारी कुछ ऐसे है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा कुछ ऐसे बनेगा। अगर हम इसका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को देखें तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का हमारा ये हो जाएगा कुछ ऐसे,
करंट की डायरेक्शन होगी हमारी ऐसे। सो जो हमारा फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा नीचे की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारी है उसमें हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल यानी कि अगर इसके हिसाब से जाए तो हॉरिजॉन्टल में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है करंट। तो यानी कि अगर हमें इसे हॉरिजॉन्टल में सेट करना है, एक मिनट गाइस, एक मिनट। हाँ, सो गाइस, अगर आप अगर लेफ्ट हैंड फिंगर में आप देखेंगे, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल करने की कोशिश करूँगा, लेफ्ट हैंड में, तो जो हमारा फोर्स होगा ये डाउनवर्ड की तरफ चली जाएगा। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी इस कंडीशन में, इस वाले जो मोटर रूल में, ये कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड की तरफ होगी। इसलिए ये कह रहा है, ठीक है। अगर आप खुद करके देखोगे, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल करके देखोगे करंट को हॉरिजॉन्टल करके देखोगे, तो ये जो हमारा फोर्स होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। वाई डज द करंट इन द आर्म बी सी नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। सो जो ये बी सी है, बी सी का हमारा, बी सी क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा फोर्स में, टर्निंग फोर्स में? तो इसमें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बी सी में जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम हो चुकी है। और इस कंडीशन में जो हमारा करंट होता है, जो फोर्स होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। एंड बी इसलिए बी सी विल नॉट कंट्रीब्यूट एज द फोर्स ऑन दिस कॉइल, ऑन दिस पार्ट ऑफ द कॉइल, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा डी ए में, ठीक है। इस वाले में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो या यही रीज़न है इसका। अब आता है हमारा इसका एक और क्वेश्चन दे रखा है, सर्किट कंटेन्स अ बैटरी एंड वेरिएबल रेजिस्टर एंड सोलेनॉइड। द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। तो स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स इंडिकेट रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। यानी कि इसमें क्या होगा, तो इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ स्ट्रॉन्गर होगा। तो जितनी ज़्यादा क्लोज लाइंस होंगी, फील्ड लाइंस होंगी, उतना ही वो शो करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड ठीक है, और सिंस द क्राउडेड फील्ड्स आर क्राउडेड अराउंड द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ कितना सारा वो है, क्या नाम है, फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। तो यानी कि यही हमारा रीज़न होगा जहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और व्हाट हैपन इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज़ रिवर्स। यानी कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी वो भी रिवर्स हो जाएंगी। अब आता है ये क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो डी डी टी हैज़ वाज spread in the lack of the regulating breeding of mosquitoes, and how would it affect the trophic level in the following food chain associated with the lack? Justify your answer। यानी कि अगर एक DDT स्प्रे छिड़की जाती है जो कि क्या करती है, मच्छरों को मारती है, ठीक है, सो इससे क्या इफेक्ट होगा फूड चेन में, ठीक है, जो कि लैक में है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ रीज़न दे रखा है पूरा, DDT being a non-biodegradable pesticide will enter the food chain from the first level, जिसमें आता है हमारा प्लैंकटन, ठीक है। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स accumulate progressively at each level of trophic level, and this phenomenon is known as a biological magnification, and hawk will have the highest level of the pesticide, ठीक है। अब आता है हमारा, क्योंकि गाइज ये होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड होता है, और ये फूड चेन में एंटर कर जाता है, ठीक है, फर्स्ट लेवल से। तो गाइज वन मोर क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शंस में दे रखा है, इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोज इंडिकेट द एनर्जी लॉस टू द इन्वायरमेंट। यानी कि जो वर्टिकल एरो है ये शो कर रहा है कि एनर्जी लॉस्ट हो रही है और एनर्जी इन्वायरमेंट में जा रही है। हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल बता रहा है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है प्लांट से डियर में एंड डियर से टाइगर में, ठीक है। तो विच वन ऑफ द 3 वर्टिकल एरोज
which one of the 3 vertical arrows and which one of the 2 vertical arrows B and D में horizontal arrows B and D में रिप्रेजेंट करता है ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। सो आपको इसमें रीज़न देना है। तो क्योंकि गाइज व्हेन ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट एज टू द एनवायरनमेंट, यानी कि जब डियर द्वारा प्लांट को खाया जाता है तो काफ़ी एनर्जी लॉस होती है एज अ हीट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड सेम अमाउंट गोज इनटू द डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्शन, यानी कि तो काफ़ी एनर्जी गाइज जाती है डाइजेशन में, ठीक है, काम करने खाना खाने में, ठीक है, और काफ़ी एनर्जी उसमें भी जाती है किसमें, ग्रोथ में एंड रिप्रोडक्शन में। सो एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटेन इज मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, यानी कि 10% एनर्जी होती है खाए हुए खाने की, वो ही दूसरे लेवल के कंज्यूमर पे जाती है, यानी कि द लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस एट एवरी लेवल इज ट्रॉफिक लेवल, यानी कि जो एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, हर लेवल पे हर तो क्योंकि गाइस जैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो उसके बीच में भी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी बी में ये भी इसका बी होगा, ठीक है, इसका आंसर दे रखा है। तो ए रिप्रेजेंट द मोर एनर्जी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज अ हीट, और बी रिप्रेजेंट मोर एनर्जी, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि यहाँ आते आते वो एनर्जी बहुत ही 10% हो जाती है। अब 10% में भी इसे यहाँ लॉस हो जाएगी और इसे कुछ मिलेगी, बस कुछ परसेंट मिलेगी, ठीक है। तो यही है इसका कंसेप्ट और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी एंड ए, इन तीनों में बी, ए और बी डी में बी, ठीक है, इसमें ज़्यादा एनर्जी होंगी, ठीक है। तो ये रीज़न देना आपको। एंड सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा होगा, ये समझाने में टाइम लग जाएगा। तो आई होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।